हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोज मैथ। मैं हूं अख्तर अब्बास और आज की इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लीनियर अलजबरा का टॉपिक है, तो इसके लिए जो बुक हम फॉलो करेंगे वो होगी लीनियर अलजबरा बाय स्टीफन एच फ्रेडबर्ग। ये एक अच्छी बुक है और काफ़ी फेमस भी है। इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाई गई है। अच्छा, वेक्टर स्पेस को डिस्कस करने से पहले हम फील्ड को देखते हैं। चूँकि वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड की बात की जाती है तो इसलिए फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। फील्ड क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट एफ विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड इफ। अब तीन कंडीशंस हैं। पहली ये है कि एफ जो है वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एडिशन से मुराद ये वाला ऑपरेशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडिशन ही हो, इसके अलावा और भी किसी तरह से ये डिफाइन हो सकता है। ओके, अगर इस सेट एफ में से आप ज़ीरो को निकाल दें तो बाकी बच जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस ऑपरेशन के तहत, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करे। और ये जो लॉ है नंबर 3, ए डॉट बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाज़ औक़ात फील्ड में लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों बताए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक काफ़ी है। चूँकि हम ऊपर कह चुके हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए अगर उनमें से एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कर जाएगा। अच्छा, अबिलियन ग्रुप क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि एक अबिलियन ग्रुप से मुराद है कि उसमें कोलेयर प्रॉपर्टी पाई जाए। कोलेयर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि आप उसका उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो आंसर अगेन उसी सेट में मौजूद हो। अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं। फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ पाया जाए। एसोसिएटिव से मुराद है कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस सी। उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए उसमें। और चूँकि अबिलियन की बात की गई है तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाए। तो अगर किसी सेट में ये 5 प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं तो किसी ऑपरेशन के तहत, तो हम ये कहते हैं कि वो सेट उस ऑपरेशन के तहत एक अबिलियन ग्रुप है। तो फील्ड को अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फील्ड में से ज़ीरो को निकाल दिया जाए तो उसे अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और उसमें मल्टीप्लिकेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा, अब कुछ कॉमन सी जो फील्ड्स हैं जिनके साथ हमारा इस पूरे कोर्स में वास्ता रहेगा, वो एक क्यू है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो सेट आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट सी है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब ये जो तीनों फील्ड्स हैं ये इनफाइनाइट हैं बतौर सेट। ये इनफाइनाइट सेट्स हैं तो हम इनको इनफाइनाइट फील्ड्स बोलेंगे। और ये जो जेड पी है, अगर पी कोई सा भी प्राइम ले लिया जाए तो जेड पी भी एक फील्ड है और ये हमारे पास एक फाइनाइट फील्ड होगी। ओके, अब चलते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तरफ कि वेक्टर स्पेस होती क्या है। वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट वी होता है, यानी कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट वी वेक्टर स्पेस कहलाता है अगर उसके लिए ये जो नीचे लिखी गई 10 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी सेटिस्फाई हों। चलें इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि x प्लस वाई बिलोंग टू वी। एक्स वाई कहाँ से लिए जा रहे हैं कि एक्स वाई और z सेट वी के कोई से भी 3 एलिमेंट्स हो और a b जो हैं वो f के कोई से भी 2 एलिमेंट्स हो। तो इनके लिए ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उनमें पहली क्या है कि अगर आप सेट वी के कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें x और y, उनको ऐड करने से आंसर अगेन v में मौजूद होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलेयर लॉ, यानी कि यूं कह लें कि सेट V शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकंड ये है कि x प्लस इंटू वाई प्लस जी शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्लस जी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी जो एडिशन वाला ऑपरेशन है, यानी उसमें एक तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पाया जाए, वो ऑपरेशन एसोसिएटिव हो। और थर्ड क्या है कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू वी सच दैट जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो एंड दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। यानी एक ऐसा एलिमेंट वी में हो जो न्यूट्रल सा हो। होम्योपैथी एलिमेंट मैं उसे अक्सर कहता हूँ कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब ही ना करे। उस एलिमेंट को हम वी ज़ीरो से मेंशन कर रहे हैं, यानी ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट वी के किसी भी दूसरे एलिमेंट एक्स के साथ ऐड हो, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, तो आंसर हमारे पास एक्स आना चाहिए।
तो ये जो ज़ीरो है इसको एडिटिव आइडेंटिटी या जस्ट आइडेंटिटी भी बोलेंगे हम। नंबर 4 ये है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू वी, कि आप वी का कोई सा भी एक एलिमेंट लें तो उसका जो नेगेटिव है वो भी वी में होना चाहिए। ये नेगेटिव से मुराद क्या? नेगेटिव एक ऐसा एलिमेंट है जिसे पहले वाले एलिमेंट के साथ ऐड करवाया जाए तो आंसर आइडेंटिटी मिल जाए, यानी ज़ीरो मिल जाए। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा इसको हम इनवर्स बोलेंगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माइनस एक्स इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पहली चार से हमें ये पता चलता है कि V इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर इन पहली पांच प्रॉपर्टीज़ को एज अ होल डिस्कस किया जाए तो हम इनको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि V शुड बी एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ओके, नंबर 6 की तरफ देखें कि ये क्या है कि ए एक्स बिलोंग टू वी। ए कहाँ से लिया हमने? फील्ड का कोई भी मेंबर है, और एक्स क्या है? वी का कोई सा भी मेंबर है। इसका मतलब ये है कि सेट वी में स्केलर प्रोडक्ट भी डिफाइन होना चाहिए। स्केलर आगे चलकर मैं बताता हूँ कि व्हाट इज स्केलर। यानी फील्ड का कोई भी एलिमेंट लें, वी का कोई भी एलिमेंट लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो वी में होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एक्स। यानी यूं कहें कि स्केलर प्रोडक्ट पाया जाना चाहिए। ओके, उसके बाद सेवन्थ है कि ए बी इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी एक्स। यानी ए और बी फील्ड के कोई से भी दो मेंबर हैं, पहले आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेशन पाई जाती है। जो आंसर आए वो एक स्केलर होगा, उसे आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है ये वी का एक मेंबर है। दूसरी तरफ क्या करें कि पहले बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, स्केलर प्रोडक्ट ले लें, तो आखिर एक वेक्टर मिलेगा, वी का मेंबर होगा। ए को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उस सूरत में इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। नंबर 8 क्या है कि ए इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई जो हैं वो वी के मेंबर्स हैं, एक्स प्लस वाई भी वी का मेंबर है। सो ए इंटू एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। नंबर 9 है ए प्लस बी इंटू एक्स। अब ए प्लस बी, ए और बी दोनों जो हैं वो एफ के मेंबर्स हैं। वैसे एफ में दो ऑपरेशंस होते हैं फील्ड में, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस हो चुका है और यहाँ पर एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं हम कि ए प्लस बी इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, फील्ड में तो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, क्योंकि हम कह चुके हैं ना कि फील्ड इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विदाउट जीरो, यानी जीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करें। तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पाई जानी चाहिए जिसे हम वन से मेंशन करते हैं। तो वो जो वन है फील्ड का एलिमेंट, उसे सेट वी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर जो है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए। ये गलती से लिखा गया था, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। यानी वो जो वन फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो यहाँ पर भी बतौर स्केलर प्रोडक्ट में भी आइडेंटिटी के तौर पर अपना रोल प्ले करे। तो एक ऐसा सेट जिसके लिए ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों उसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि दैट इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। क्योंकि जहां सेट वी इंपॉर्टेंट है वहीं साथ में सेट एफ भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एक सेट वी किसी एक सेट एफ के तहत वेक्टर स्पेस फॉर्म करे और किसी दूसरे सेट एफ के तहत वो वेक्टर स्पेस फॉर्म ना करे। तो इसलिए हम आम तौर पर इसको यूं भी लिख देते हैं कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F। अच्छा जी, अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट V है और एक सेट F है। अगर V एक वेक्टर स्पेस हो तो जो सेट V के मेंबर्स हैं उनको हम वेक्टर्स का नाम देंगे और जो सेट F के मेंबर्स होंगे उनको हम स्केलर्स कहेंगे। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर ये जो A और B हैं ये बतौर स्केलर लिए गए, एक्स वाई और जी जो हैं ये वेक्टर्स हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। उसमें फर्स्ट एग्जांपल ये है कि फॉर एनी फील्ड एफ, कोई भी आप फील्ड एफ ले लें तो वहां से आप एक सेट बनाएं एफ पावर एन। एफ पावर एन से मुराद ये है कि एन टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ।
क्या मतलब है कि उसमें आप एन टपल लें, एन टपल से मुराद इस तरह का एक एलिमेंट है A1 A2 अप टू सो ऑन AN। तो ये जो एक एलिमेंट है इसको बोलते हैं दैट इज एन एन टपल, क्योंकि उसमें एन है ना। अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं फॉर एग्जांपल A1 A2, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या टू टपल। अगर ये वाला लिया जाए A1 A2 A3, तो इसको बोलेंगे थ्री टपल एंड सो ऑन। तो इस तरह से f पावर n लिया गया। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं ना कि f कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f कार्टेशियन प्रोडक्ट अप टू सो ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f, यानी n टाइम्स f का अपने आप के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो उसको f पावर n बोलते हैं। अच्छा, f पावर n के एलिमेंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो सेट f पावर n है ये खुद एक वेक्टर स्पेस है ओवर f, और इसको हम यूं लिखेंगे f पावर n ऑफ f। अच्छा, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हमें ऑपरेशंस भी पता होने चाहिए। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड होंगे? तो वो इस तरह से डिफाइंड है कि अगर हम f पावर n के कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, एक को x कहें और एक को y कहें, तो x इक्वल है A1 A2 अप टू सो ऑन AN, y हम लेट कर लेते हैं कि B1 B2 अप टू सो ऑन BN है। तो ये जो यहाँ पर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये f से आ रहे हैं। और B1 B2 अप टू सो ऑन BN ये सारे भी f के मेंबर्स हैं। ओके, और हम एक स्केलर भी ले लेते हैं C बिलोंग टू f। तो देखिए एडिशन किस तरह से डिफाइंड है। एडिशन इस तरह से डिफाइंड है कि u प्लस v करें आप, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन है। इस A1 में B1 ऐड कर दें, A2 में B2 ऐड कर दें एंड सो ऑन AN में BN ऐड कर दें, तो आपके पास अगेन एक n टप्पल मिला है। यानी इसका मतलब ये है कि एडिशन जो है वो डिफाइंड है। एडिशन उसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, दूसरा है CU कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से है कि उस C को सॉरी हमें यहाँ पर UV की बजाय x और y लिख लेना चाहिए था, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। x और y हमने दो एलिमेंट लिए हैं, तो हम यहाँ x प्लस वाई लिखते हैं और यहाँ CX लिख लेते हैं। तो CX किस तरह से डिफाइंड है कि x के तमाम एलिमेंट्स के साथ आउटसाइड से जो C है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सेट f पावर n है ये वाकई इन दो ऑपरेशंस के तहत एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हमें ये होना चाहिए कि x प्लस वाई जो है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई अगेन एक n टपल आया था। अगर हम तीन n टपल लेकर x y और z कोई से तीन n टपल लें तो x प्लस वाई प्लस z जो है ये इक्वल होगा x प्लस वाई एंड प्लस z। देखेंगे ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें बेसिकली तो जो सेट f है उसके एलिमेंट्स ऐड होंगे ना। सेट f जो है वो फील्ड है, फील्ड होने की वजह से उसमें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाया जाता है। तो इस तरह से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग इवेल्युएट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिटी की बात करें तो ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो इस तरह से डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो 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 अप टू सो ऑन ज़ीरो। देखें ये जो स्मॉल ज़ीरो है ये f का मेंबर तो है ना फील्ड में, क्योंकि फील्ड अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो तो पाई जाएगी। तो अगर हम उस ज़ीरो को लेकर ये एक n टपल बना लें तो ये ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी भी दूसरे n टपल के साथ आप ऐड करवाएं, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो उस n टपल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बतौर एडिटिव आइडेंटिटी होगा इसमें। अच्छा, अगर इन्वर्स की बात की जाए तो ये जो माइनस एक्स है जिसके एलिमेंट्स होंगे -A1 -A2 अप टू सो ऑन -AN, ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे किसी भी दूसरे n टपल के साथ ऐड करके आंसर ज़ीरो मिल जाएगा। यानी इसी के यानी x का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -x होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेट f पावर n के हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है। अगर अबिलियन की बात की जाए तो x प्लस वाई, इसमें क्या है, x प्लस वाई जब हम करते हैं तो यहाँ पर एडिशन होती है ना A1 प्लस B1, तो A1 प्लस B1 को B1 प्लस A1 भी लिखा जा सकता है। इसी तरह A2 प्लस B2 को B2 प्लस A2 लिखा जा सकता है एंड सो ऑन। तमाम एलिमेंट्स को उल्टाया जा सकता है। तो x प्लस वाई इक्वल होगा y प्लस एक्स। तो अगर आप गौर करें तो पहली पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, यानी V अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है।
अच्छा, अब अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, पॉइंट नंबर 6 जो था कि सी एक्स से आपको फिर से एक एन टपल मिला, इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग करता है एफ पावर एन में ही। तो यानी छठी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें डिफाइंड है। और बाकी जो इसमें रह गई हैं प्रॉपर्टीज़, यानी नंबर 6 हो गई। 7 ये है कि ए बी इंटू एक्स एन टपल्स के साथ ए बी प्रोडक्ट है, फिर बी पहले प्रोडक्ट और फिर ए प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे कि चूंकि फील्ड में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है, दैट्स वाई नंबर 7 भी सेटिस्फाई होगी। नंबर 8 क्या है कि a इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी चूंकि फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पाया जाता है। इसी तरह a प्लस बी इंटू एक्स, ये उसके लिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा, यानी लेफ्ट या राइट एक उनमें से। ओके, और आखिरी क्या है, 1x शुड बी इक्वल टू एक्स। तो अगर आप 1 ले लें फील्ड का कोई भी एलिमेंट, उसे अगर यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1a1 1a2 अप टू सो ऑन 1an। तो अगेन आपके पास x मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि f पावर n जो है वो वाकई एक वेक्टर स्पेस है ओवर f। सो f पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको पर्टिकुलर करें, हम तो कुछ फील्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि Q पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q, R पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। हम ये भी देख चुके हैं कि C पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C। n क्या है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ZP पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ZP। ये हमें यहाँ से पता चला है। अच्छा, अगर हम n को 1 पुट कर लें, इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि Q इज अ वेक्टर स्पेस ओवर Q, R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, ओके, C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C, और ZP इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ZP। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। तो जब कभी हमें जस्ट Q बताना होगा कि Q इज अ वेक्टर स्पेस, तो जस्ट Q लिख दिया जाएगा। अगर हमें फील्ड वेक्टर स्पेस के बारे में ऑब्वियस हो कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यानी फील्ड ऑब्वियस हो, तो फिर जस्ट V भी लिख दिया जाता है, V ओवर F नहीं लिखा जाता। अच्छा, ये तो थी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसमें मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन हो रही है। बेसिकली जो लीनियर अलजेब्रा है, दिस इज द स्टडी ऑफ लीनियर थिंग्स। तो ये जो मैट्रिसेस हैं लीनियर, देखें वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। आगे चल के हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो मैट्रिसेस के साथ मिलती जुलती हैं, इनके दरमियान इक्विवेलेंस पाई जाती है। तो इसलिए भी मैट्रिसेस को पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सेट हम कौन सा ले रहे हैं, एम क्रॉस एन ऑफ एफ, यानी इसके मेंबर्स किस तरह के हैं, ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, उनकी आई जेथ एंट्री को कैपिटल ए आई जे से मेंशन किया है। वैसे हम आमतौर पर कैपिटल ए को लिखते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी उसकी आई जेथ एंट्री को स्मॉल ए आई जे से मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बुक में चूंकि कैपिटल लिया गया तो मैंने भी वही रहने दिया। तो ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका मतलब ये है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। एम क्रॉस एन ऑर्डर होने का मतलब ये है कि उसमें एम रोज हैं, एन कॉलम्स हैं, और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो फील्ड से ली गई हैं। अब ये आई और जे के बारे में भी बताया गया, चूँकि उसमें रोज टोटल एम है, तो आई 1 और एम के दरमियान है और जे 1 और एन के दरमियान। तो ये जो सेट है एम क्रॉस एन ऑफ एफ, ये भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर एफ। अच्छा, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड है। तो अगर हम कोई से भी दो मैट्रिसेस ले लें, फॉर एग्जांपल एक ए है ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन, और एक बी है, ये दोनों अगर एम क्रॉस एन ऑफ एफ के मेंबर हों, और हम एक स्केलर सी ले लें, तो एडिशन इस तरह से डिफाइंड है जैसे आम दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं। ए प्लस बी क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। इसका मतलब यह है कि उनके जो कंपोनेंट थे, पहले कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट ऐड होगा, यानी ए प्लस बी आप यूँ कह लेना कि ए की फर्स्ट एंट्री बी की फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी। इसी तरह ए की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री से ऐड होगी।
एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इस ऑपरेशन के तहत ये जो सेट m क्रॉस n ऑफ f है ये एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है कि उस मैट्रिक्स के साथ अगर आप c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आप c को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आप चलें अपने समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 का, तो इसकी एंट्रीज हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर हम CA लिखें किसी भी स्केलर C के लिए तो इसका मतलब यह है कि हर एंट्री के साथ C मल्टीप्लाई हो जाएगा, CA11, CA12, CA13 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। अब ये आप पर है कि आप इसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करवा सकते हैं। जस्ट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और वहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये टोटल जो 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। 10 तो ना रही, 2 तो यहाँ हो चुकी कि एडिशन भी डिफाइंड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है, तो बाकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम एक बार एक एग्जाम्पल के लिए वो 10 की 10 सेटिस्फाई करवा लें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड F बी एनी फील्ड। अब हम एक सेट ले रहे हैं और एक हमारे पास एक फील्ड है और हम एक सेट इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ एस एफ। इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस जो सेट S से सेट F की तरफ डिफाइंड है। यानी अगर आप ये सेट ले लें S और ये सेट आप ले लें F एक फील्ड है, तो अब सेट S से सेट F की तरफ कई फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं। तो जितने भी फंक्शंस पॉसिबल हैं सेट S से सेट F की तरफ, उस कलेक्शन को कहा गया है F ऑफ एस एफ। अब ये जो सेट है F ऑफ एस एफ ये भी एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हमें ऑपरेशंस तो पता होने चाहिए। तो ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें F ऑफ एस एफ के, इसका मतलब ये है कि F और G जो हैं वो दोनों फंक्शंस हैं कहाँ से कहाँ तक, F और G फंक्शंस हैं सेट S से सेट F की तरफ। यानी यहाँ पर एक फंक्शन हम लिखते हैं F का क्या काम है कि F ने यहाँ से एक एलिमेंट S लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमें एक इमेज मिलेगा F ऑफ S। ओके, और अगर G भी एक फंक्शन है सेट S से सेट F की तरफ, तो इस G का काम भी यही है कि इस S के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमें एक एलिमेंट देगा G ऑफ S। ओके, तो ये ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है एडिशन, कि अगर आप इन दो फंक्शंस f और g को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के बाद जो नया फंक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि f प्लस जी ऑफ s, इसका इमेज क्या होगा f ऑफ s प्लस g ऑफ s। तो ये जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ फंक्शंस, इस ऑपरेशन के तहत ये वाला सेट f ऑफ s f एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अब चेक कर सकते हैं इसमें जो ज़ीरो फंक्शन है, ज़ीरो इस तरह से डिफाइंड है कि ज़ीरो ऑफ s इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल s बिलोंग टू s। देखें ये ज़ीरो तो है ना, यहाँ पर फील्ड है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको फील्ड लिया गया ताकि इसमें एक ज़ीरो है। तो अगर एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें कि सेट s के तमाम एलिमेंट्स का इमेज ये ज़ीरो हो, तो ये वाला फंक्शन बतौर एडिटिव आइडेंटिटी इसमें अपना रोल प्ले करेगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस तरह से डिफाइन करें कि सी एफ ऑफ एस इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एस, यानी सी और फिर एफ का इमेज लें एस पर, तो इस ऑपरेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेकर चलें तो बाकी तमाम कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये जो स्पेस है हमारे पास ये है जी फंक्शन स्पेस। अगर आप गौर करें तो पिछली स्पेस कौन सी थी जिसमें मैट्रिसेस थे, तो ये मैट्रिक्स स्पेस थी और ये हमारे पास है फंक्शन स्पेस। ओके, नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास f एक फील्ड है, p ऑफ f हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं। p ऑफ f के मतलब ये है कि इसमें तमाम ऐसे पोलिनोमियल्स हैं जिनके कोएफिशिएंट्स f से लिए गए हैं। तो ये जो स्पेस है, ये जो सेट है, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है।
अब वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो हमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी चाहिए। अगर आप कोई से भी दो पोलिनोमियल लें, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स ले लें, ज़रूरी नहीं है कि उनकी डिग्री सेम हो, कोई सी दो डिफरेंट डिग्री वाले ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड अप टू सो ऑन ए नॉट तक हम जाते हैं। जी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल है एम डिग्री की, बी एम एक्स पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एक्स पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन बी नॉट तक हम चले जाते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। अगर दो डिफरेंट डिग्रीज हैं तो एक उनमें से बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। हम मान लेते हैं कि m छोटा नंबर है, वैसे n भी लिया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज m इज लेस देन और इक्वल टू n, तो इसी g ऑफ x को दोबारा हम इस तरह से लिख सकते हैं बी एन एक्स पावर n प्लस बी एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड अप टू सो ऑन बी वन एक्स प्लस बी नॉट। इसमें m वाले भी शामिल है, यानी आप इसे कुछ इस तरह से समझ लेना कि आपके पास एक की डिग्री थी, f की डिग्री थी 5 और g की डिग्री थी 3। तो इसका मतलब हम g को भी 5 डिग्री का एक पोलिनोमियल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब 3 डिग्री से ज़्यादा वाले तमाम कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बी एन माइनस वन एंड अप टू सो ऑन बी वन तक हम गए हैं और बी नॉट तक, तो बी एन भी हमने इसमें ज़ीरो लिया, बी एम प्लस वन भी ज़ीरो लिया है, बी एम प्लस टू भी ज़ीरो लिया है एंड अप टू सो ऑन बी एन तक। ये सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो लेकर अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन किस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसे ऐड करें। पोलिनोमियल्स को ऐड करना वैसे भी बड़ा सिंपल सा काम है कि आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना शुरू कर दें। एक्स पावर एन के कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए एन प्लस बी एन। अब ये एक एफ हम ले रहे हैं और ये जी ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन और एक्स पावर एन माइनस वन एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हमें ये एक ऐसी पोलिनोमियल मिल गई जिसकी डिग्री एन है। तो अगेन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करने से आंसर तो पी ऑफ एफ में मौजूद है ना, यानी अगेन ये एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट सेट एफ से लिए जा रहे हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइंड है कि जस्ट एफ ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स जो एक्स पावर एन के कोफिशिएंट, एक्स पावर एन माइनस वन के कोफिशिएंट एंड सो ऑन तमाम के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। आप देख सकते हैं कि ये अगेन एक एन डिग्री की पोलिनोमियल मिल गई है हमें। तो ये जो दो ऑपरेशंस हैं, इन दो ऑपरेशंस के तहत ये वाला सेट भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है जिसको पोलिनोमियल स्पेस बोलते हैं, पी ऑफ एफ। आप इसकी नोटेशन भी याद रखिएगा। बेसिकली इस पूरे कोर्स में आगे चलकर हम अक्सर औकात वेक्टर स्पेसेस ही रिकॉल करेंगे और यही 4-5 एग्जांपल्स ही होंगी मोस्टली, क्योंकि बाकी तमाम इसी के स्पेशल केसेस बन जाते हैं। ओके, नंबर 5 है, ये आज की लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड द सेट वी ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ए एन इन एफ दैट हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। देखिए जी, सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस क्या होती हैं कि ये अगर हम सीक्वेंस लें ए एन तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, लेकिन हमने सारी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस नहीं लेनी। इसकी तमाम टर्म्स कहाँ से आ रही हैं, सेट एफ से आ रही हैं। और लेकिन एक शर्त ये भी है कि सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स हो, यानी ऐसा ना हो कि तमाम ही नॉन ज़ीरो हो जाएं। उसमें फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हों और उसके अलावा बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हों। ऐसी सीक्वेंसेस हम ले रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम कोई सी दो सीक्वेंसेस लें इस तरह की जिनकी फाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं और कोई सा भी एक स्केलर सी ले लें, तो एडिशन किस तरह से डिफाइन है। ये हमारे पास एडिशन है कि ए एन प्लस बी एन, ये होगी जी ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस, यानी उनके जो कंपैरेटिव यानी कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको आप ऐड करना शुरू कर दें। देखें ये दूसरी सीक्वेंस है बी एन, तो इसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं, B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। तो इनको ऐड करने से नई एक सीक्वेंस मिली है जिसे हम कह रहे हैं AN प्लस BN। इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की पहली टर्म है A1 प्लस B1, दूसरी टर्म है A2 प्लस B2, तीसरी टर्म है A3 प्लस B3 एंड सो ऑन। तो ये जो नया एक सीक्वेंस मिला है, आप देखेंगे कि अगर AN और BN दोनों में फाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी, इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ज़ीरो हैं।
तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो अगेन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ज़ीरो होंगी और फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसी होंगी जो कि नॉन ज़ीरो होंगी। चलें इसे कुछ और एक तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सीक्वेंस लेते हैं AN जो कि इस तरह से है 0 0 1 2 5 0 7 0 0 0 एंड सो ऑन। आप देखें इस सीक्वेंस में फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। और हम एक और सीक्वेंस लेते हैं BN, तो BN हम ले लेते हैं 5 -2 3 0 0 8 0 0 0 एंड सो ऑन। तो आप देखें BN भी इस स्पेस की का मेंबर है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे AN प्लस BN हमें क्या मिलेगा, इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करें। 0 और 5 ऐड होंगे तो पहली टर्म हमें क्या मिलेगी 5, 0 और -2 ऐड होंगे तो दूसरी टर्म हमें मिलेगी -2, ये 1 और ये 3 ऐड होंगे तो हमें तीसरी टर्म मिल जाएगी 4, इसी तरह 2 और 0 ऐड होंगे तो 2, 5 और 0 ऐड होंगे तो 5, 0 और 8 ऐड होंगे तो 8, 7 और 0 ऐड होंगे तो 7 एंड सो ऑन, बाकी तमाम टर्म 0 ही होंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यानी सेट वी के दो मेंबर्स को ऐड करने से जो नई एक सीक्वेंस मिली है उसमें भी फाइनाइटली मैनी टर्म्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारी ज़ीरो हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सम है या जो एडिशन है वो वाकई डिफाइंड है। और इस ऑपरेशन के तहत हमारे पास जो सेट वी है वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनेगा। देखें ना जी, उनको ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेट एफ के ही मेंबर्स हैं, जैसे मर्जी ऐड करते चले जाएं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, कोलेयर भी होगी। आइडेंटिटी क्या होगी, ये वाली जो हम सीक्वेंस लें ज़ीरो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स ये हों 0 0 0 एंड सो ऑन। अब देखें कि इसमें फाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं। देखें इसमें ज़ीरो नॉन ज़ीरो टर्म्स है। मैं फिर बता दूं कि इसमें ज़ीरो नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं। कैसे? क्योंकि इसकी सारी टर्म्स ही ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो टर्म्स हैं, इसका मतलब इसमें कोई टर्म भी ऐसी नहीं है जो नॉन ज़ीरो हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें फाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं। सो दैट्स वाई ये भी मेंबर है वी का। और इसको जब भी आप किसी दूसरी सीक्वेंस के साथ ऐड करवाएंगे तो दूसरी सीक्वेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये बतौर एडिटिव आइडेंटिटी अपना रोल प्ले करेगा। और इसी तरह से किसी भी ऐसी सीक्वेंस का नेगेटिव लें जिसमें फाइनाइटली मैनी नॉन ज़ीरो टर्म्स हों, तो उसके नेगेटिव में भी फाइनाइटली मैनी होंगी, बल्कि एग्जैक्टली उतनी ही होंगी जितनी पहले थी। तो उनको जब ऐड करेंगे तो आपको एक ज़ीरो सीक्वेंस मिलेगी। तो इस तरह पहली 5 प्रॉपर्टीज़ तो इससे सेटिस्फाई हो जाएंगी। और दूसरा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइंड है कि उस सीक्वेंस के तमाम टर्म्स के साथ आप सी को मल्टीप्लाई करवा दें। तो सी को मल्टीप्लाई करवाने से हमें एक नया एक सीक्वेंस मिलेगा। अच्छा, आप देखें अगर उस सीक्वेंस ए एन में 5 ऐसी टर्म्स थीं जो नॉन ज़ीरो थीं, तो इस सीक्वेंस सी ए एन में भी 5 ही ऐसी टर्म्स होंगी जो नॉन ज़ीरो होंगी, जबकि सी एक नॉन ज़ीरो नंबर हो तो। यानी कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से भी जो नई सीक्वेंस मिली है वो अगेन सेट वी में मौजूद है। सो दैट्स वाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं कि वो भी सेटिस्फाई होंगी। अच्छा जी, ये सीक्वेंस ये जो स्पेस है हमारे पास, ये कौन सी स्पेस है, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ सीक्वेंस स्पेस। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मैं दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि हमने इस लेक्चर में आज क्या कुछ किया। सबसे पहले हमने फील्ड की डेफिनेशन देखी, फिर हमने वेक्टर स्पेस देखी। वेक्टर स्पेस के लिए ये टोटल 10 एक्सियम्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये कहा कि अगर वी एक वेक्टर स्पेस हो तो उसके मेंबर्स को वेक्टर्स, और अगर एफ एक फील्ड हो तो उसके मेंबर्स को हम स्केलर्स कह रहे हैं। अगर वी ओवर फील्ड एफ एक वेक्टर स्पेस है तब वी के मेंबर्स को वेक्टर और एफ के मेंबर्स को स्केलर्स कह रहे हैं। और वेक्टर स्पेस ओवर एफ को हम इस तरह से मेंशन करते हैं वी ऑफ एफ। फिर हमने चंद एग्जांपल्स देखी हैं, टोटल 5 है। हमने ये देखा कि f पावर n इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर f, यानी इन पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि q अगर हम n को 1 ले लें तो एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। और ये चंद एक एग्जांपल्स के बारे में हमने बात की। हम आगे चलकर जो डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्टली हमारा कंसर्न इससे होगा। r पावर 3 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर r,
या आर पावर 4 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, इस तरह की वेक्टर स्पेसेस को हम डील करेंगे। फिर हमने देखा मैट्रिसेस के बारे में कि m बाय n के तमाम मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज फील्ड f से ली गई हों वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। यानी इन पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि m 3/2 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R। यानी ऐसी तमाम 3/2 की मैट्रिसेस जिनकी एंट्री सेट R से ली जा रही हैं वो एक वेक्टर स्पेस है। इसी तरह हम ले सकते हैं m 2/7 ऑफ C कम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ भी ये एक वेक्टर स्पेस है। आप देखें ना कि बहुत सारी वेक्टर स्पेसेस इसके पर्टिकुलर केस बन गए हैं m क्रॉस n ऑफ f के, तो ये मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगी। फिर हमने यहाँ एक फंक्शन स्पेस ली, S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट f कोई भी फील्ड है तो सेट S से सेट f की तरफ पाए जाने वाले तमाम फंक्शंस की कलेक्शन भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। नेक्स्ट 4 हमने देखा कि पोलिनोमियल स्पेस P ऑफ F में तमाम जो मेंबर्स हैं वो सारे पोलिनोमियल्स हैं जिनके कोएफिशिएंट्स F से लिए गए हैं। कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत ये वाली स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है। और लास्ट में हमने सीक्वेंस स्पेस के बारे में बात की। सीक्वेंस स्पेस में हमने ऐसी सीक्वेंसेस ले रखी हैं जिनकी एंट्रीज तो सेट एफ से हैं लेकिन उनमें खुद फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो और बाकी तमाम टर्म्स ज़ीरो हों, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है जिसको हमने सीक्वेंस स्पेस का नाम दिया। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ और ऐसी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो वेक्टर स्पेस नहीं होंगे।